ठीक है, तो देखिए मान लीजिए बिल्कुल वैसे ही अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमें कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ वन, लोअर लिमिट है, अपर लिमिट अंडर रूट 3 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो हम लोगों को पता है कि लिमिट शुरू में नहीं देखनी है। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल इनडेफिनेट इंटीग्रेशन जैसा ही सॉल्व करना है। तो अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन हमारा है इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स। हम लोगों को पता है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, फॉर्मूले के हिसाब से 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होता है tan इनवर्स एक्स। ठीक है, तो इंटीग्रेशन की अगर मैं बात करूं तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन हो गया। बिल्कुल वैसे ही ये मैं ब्रैकेट यूज कर रहा हूं जो मॉडुलस जैसा दिख रहा है, बट ये मॉड नहीं है। अगर बार बार बोल रहा हूं, अगर माइनस साइन आएगा तो उस माइनस साइन को बाहर ले लीजिएगा, जैसा मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व करके दिखाया था। तो क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से है, लोअर लिमिट है 1/√3 है, अपर लिमिट तो इस तरीके से अगर हमें लिमिट इसमें इंट्रोड्यूस करानी है तो क्वेश्चन हमारा कुछ सॉल्व होगा tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स सबसे पहले अपर लिमिट इंट्रोड्यूस कराएंगे तो √3, उसके बाद माइनस ऑफ tan इनवर्स, लोअर लिमिट की बात करूंगा तो वो आ जाएगा 1। tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3 आपकी जो है वो 60 डिग्री 60 डिग्री की वैल्यू है। दैट इज आप यहां पे लिख सकते हो √3 का मतलब हो गया π/3 माइनस tan इनवर्स 1 की बात करूं 45 डिग्री की वैल्यू है, यानी कि ये हो गया आपका π/4। ठीक है, सॉल्व करने के बाद क्वेश्चन देखिए एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। tan इनवर्स √3 यानी कि आपकी ये डेफिनेटली 60 डिग्री की वैल्यू π/3 माइनस π/4। सॉल्व करने के बाद अगर मैं देखूं इसको तो एलसीएम आ जाएगा 12, इधर आ जाएगा आपका 4 पाई, इधर आ जाएगा 3 पाई, आंसर आ गया आपका π/12। 4 पाई माइनस 3 पाई दैट इज π/12 इज द आंसर। तो क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आसान है। एक क्वेश्चन हम लोग इस टाइप का और करने की कोशिश करते हैं, देखिए कैसे। ठीक है, इसको मैं साफ कर रहा हूं। देखिए कैसे। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन आपके पास और है, क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ दिस 0 to π/2 दैट इज 0 to π/2 sin x अपॉन 1 प्लस cos square x dx। ठीक है, क्लियर। तो क्वेश्चन आपको दिया है sin x अपॉन 1 प्लस cos square x dx। क्वेश्चन इस तरीके से कुछ दिया हुआ है, बिल्कुल सिमिलरली वैसे ही करना है। लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट है π/2, बट लिमिट अभी देखना नहीं है। क्वेश्चन हमारा इंटीग्रेशन ऑफ sin x अपॉन 1 प्लस cos square x dx है। क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं तो बिल्कुल इंडेफिनिट इंटीग्रल के तरीके सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे। अगर मैं बात करूं यहाँ पे cos x को, तो यहाँ पे एक चीज समझ में आ रहा है, अगर cos x को t मान लो तो sin x dx बराबर dt वो आ जाएगा। हम लोगों ने लास्ट टाइम क्वेश्चन की कई सारी प्रैक्टिस की थी इंडेफिनिट इंटीग्रल की, तो बिल्कुल उसी तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि लेट cos x इज इक्वल टू t, लेट cos x इज इक्वल टू t, cos x इज इक्वल टू t यानी कि अगर डिफरेंशिएट करते हैं दोनों साइड्स पे, यानी कि d बाई dx ऑफ cos x, और इधर भी तो dt बाई dx ऑफ दिस। ठीक है, तो d बाई dx ऑफ cos x का हो जाएगा, यानी कि डिफरेंशिएशन है माइनस साइन x आ जाएगा, माइनस साइन इधर आ जाएगा dt, इधर आ जाएगा dx। ठीक है, यानी कि ये आपका हो गया साइन x, इधर हो गया आपका dt। एक बार साफ साफ लिख दे रहा हूं, देखिए कैसे। cos x का इंटीग्रेशन हो गया माइनस साइन x। ठीक है, इधर हो गया आपका dt बाई dx, डिफरेंशिएशन है। मैं यहाँ पे देख पा रहा हूं कि साइन x dx, साइन x और इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन साइन x dx बराबर हम यहाँ पे माइनस dt टाइप की चीज लिख सकते हैं। साइन x dx इक्वल टू यहाँ पे हम माइनस dt टाइप की चीज लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे ये चीज दिया हुआ आपको साइन x dx, और साइन x dx की जगह माइनस dt लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ दिस साइन x dx की जगह आपने लिख दिया माइनस ऑफ dt, दिस मच, साइन x dx की जगह माइनस ऑफ dt। नीचे हो गया आपका 1 प्लस cos x को आपने t मान लिया था, ये हो गया t स्क्वायर। एक चीज और ध्यान देने वाली है, क्योंकि पूरे के पूरे क्वेश्चंस को आपने रीफ्रेम किया है बाय सब्स्टिट्यूटिंग cos x एज t। ठीक है, तो t के फॉर्म में पूरा का पूरा क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया। अगर आप क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लेते हो सब्स्टिट्यूशन में t के फॉर्म में, तो आपको लिमिट भी कन्वर्ट करनी पड़ेगी t के फॉर्म में, क्योंकि इनिशियल जो लिमिट आपके 0 से π/2 दी है ये x के लिए दी हुई है। क्वेश्चन का वेरिएबल x था तो लिमिट दी है 0 to π/2। अब क्वेश्चन का आपका वेरिएबल t हो जाएगा, तो लिमिट्स को भी आपको t के फॉर्म में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। कैसे इंट्रोड्यूस कराएंगे, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं लोअर लिमिट की बात करूं तो लोअर लिमिट 0 दिया हुआ है,
आप इस लोअर लिमिट 0 को x की जगह यहां पे पुट कर सकते हो, यानी कि ये हो जाएगा आपका cos 0 इज इक्वल टू ये t हो गया। अब cos 0 की वैल्यू 1 होती है, दैट इज 1 बराबर t, यानी कि लोअर लिमिट की अगर मैं बात करूं तो लोअर लिमिट आपकी यहां पे 1 आ गई। cos 0 t, cos 0 की वैल्यू 1, t इज इक्वल टू 1 आ गई लोअर लिमिट। उसके बाद आप पाई बाई 2 अपर लिमिट पाई बाई 2 यहां पे पुट करोगे, cos पाई बाई 2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 0, cos पाई बाई 2 की वैल्यू 0, यानी कि t की वैल्यू आपकी आ गई 0। तो इस तरीके से क्वेश्चन की लिमिट अगर x के फॉर्म में दिया है, अगर क्वेश्चन को आप सब्स्टिट्यूट इन द फॉर्म ऑफ t करा रहे हो, देखिए बात समझने की कोशिश करिएगा, अगर क्वेश्चन को t के फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करा रहे हो तो ही लिमिट को कन्वर्ट करोगे। मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर t के फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करा रहे हो तो ही लिमिट को कन्वर्ट करोगे इन द फॉर्म ऑफ t। अगर नहीं कन्वर्ट करा रहे हो क्वेश्चन को, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, तो फिर उसमें आपको लिमिट कन्वर्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लास्ट टाइम मैंने जो दोनों क्वेश्चंस कराए थे उसमें मैंने क्वेश्चन को डायरेक्ट कराया था, चाहे वो tan इनवर्स x का हो चाहे आपका वो sin 2x वाला हो, वहां पे हम क्वेश्चन को t के फॉर्म में सब्स्टिट्यूट नहीं करा रहे थे, ठीक है। तो मैंने लिमिट्स को चेंज भी नहीं किया था इन द फॉर्म ऑफ t, x के फॉर्म में ही लिमिट रख के सॉल्व कर लिया था। बट यहां पे सब्स्टिट्यूट कराया है तो आपको लिमिट कन्वर्ट करनी पड़ेगी लाइक दिस। क्वेश्चन आपका बिल्कुल आसान हो गया, माइनस बाहर चला गया, क्वेश्चन है आपका लिमिट 0 ऊपर हो गया dt, ये हो गया 1/1 प्लस टी स्क्वायर, फिर वही क्वेश्चन है 1/1 प्लस टी स्क्वायर dt, यानी कि ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स t। उसके बाद जो लिमिट है या यहां बाहर माइनस लगा हुआ था, माइनस लगा दिया, लिमिट है लोअर वाली 1 अपर वाली 0। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हो गया। आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, माइनस बाहर लगा हुआ है, अपर लिमिट 0 रखेंगे, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 0, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे tan इनवर्स 1 हो जाएगा लाइक दिस। tan इनवर्स 0 की वैल्यू हो गई आपकी 0 माइनस tan इनवर्स 1 की वैल्यू आपकी हो गई पाई बाय 4, जो कि पाई बाय 4 के लिए आंसर 1 आता है tan का। तो 0 माइनस पाई बाय 4 लाइक दिस, ब्रैकेट ओपन किया मैंने, माइनस और ये माइनस मिला के प्लस हो जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा पाई बाय 4, ठीक है। तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। जितने भी क्वेश्चंस आपको इंटीग्रेशन में लिमिट्स के लिए क्वेश्चन मिल रहे हैं इस टाइप से, तो आप इजीली क्वेश्चन को लगा सकते हो। बिल्कुल वैसे ही करना है, इंडेफिनिट इंटीग्रल का फॉर्मूला यूज हो रहा है वहां पे। लास्ट में केवल चेंजेस ये है कि आप इस वाले स्टेज में लोअर लिमिट अपर लिमिट को इंट्रोड्यूस कराते हो, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर निकल जाता है लाइक दिस। तो देखिए सारे क्वेश्चन जो आपके इस तरीके से हैं, यानी कि जो भी डेफिनेट इंटीग्रल का डायरेक्ट क्वेश्चन है वो इजिली इस तरीके से सॉल्व हो सकता है। लेकिन कुछ क्वेश्चन जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में उन्हीं टाइप के क्वेश्चंस को पूछा जाता है, वो क्वेश्चन आपके डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी बेस्ड होते हैं। तो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रल का आप कैसे लगाओगे, उसके लिए कुछ हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करते हैं। उसके बाद फिर प्रॉपर्टी स्टडी करने के बाद 2-4 क्वेश्चन लगा के मैं आपको दिखाऊंगा कि क्वेश्चन कैसे प्रॉपर्टी पे लगता है। देखिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसको मैं साफ कर दे रहा हूं। देखिए हमारी कुछ प्रॉपर्टीज है, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। देखिए हेडिंग है हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज है हमारी डेफिनेट इंटीग्रल की, अगर इन प्रॉपर्टीज की हम लोग स्टडी कर लेते हैं, इन प्रॉपर्टीज को हम लोग रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, या कैसे भी एग्जांपल के थ्रू दिमाग में इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो हमें फिर डेफिनेट इंटीग्रल के उन क्वेश्चंस को लगाने में आसानी होगी जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखिए पहली प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी ये है कि अगर इंटीग्रेशन में a लोअर लिमिट b अपर लिमिट f(x) dx दिया हुआ है, ठीक है। तो जैसे कि लास्ट टाइम हमने क्वेश्चंस को कन्वर्ट करा लिया था उस तरीके से, ठीक है। तो अगर a to b f(x) dx दिया हुआ है, तो वेरिएबल को चेंज करने पे, यानी कि यहां पे आप f ऑफ t और dt कर दो, ठीक है। वेरिएबल को चेंज करने पे डेफिनेट इंटीग्रल में कोई चेंजेस नहीं आता। आप प्रॉपर्टीज को इंट्रोड्यूस करा के, जैसे लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन कराया था, वैसे कर लोगे, इंटीग्रेशन आपका दूसरे वेरिएबल t में चला जाएगा, अभी तक x में था। कैसे चेंजेस कराना है वो आप जान गए हो। तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि वेरिएबल कुछ भी हो,
अगर लोअर लिमिट ए बी इसमें काम आ रही है तो वही लोअर लिमिट ए टू बी इसमें भी काम आ जाएगी, बशर्ते कि आप क्वेश्चन में आप लिमिट को चेंज करा लीजिएगा। आपने टी के हिसाब से, पहले एक्स के हिसाब से ए टू बी दिया हुआ था, तो लास्ट टाइम क्वेश्चन में टी के हिसाब से मैंने ए टू बी को कन्वर्ट कराया था, तो आप ऐसे कन्वर्ट करा के क्वेश्चन को बिल्कुल रीफ्रेम कर सकते हो, कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो पहली प्रॉपर्टी ये है। दूसरी प्रॉपर्टी देखिए क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ अगर ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, जहां पे आपका ए लोअर लिमिट है, बी अपर लिमिट है, अगर आप लिमिट्स को इंटरचेंज करते हो, यानी कि लोअर लिमिट को अपर बना देते हो और अपर लिमिट बी को लोअर बना देते हो, यहां पे एक माइनस साइन लग जाएगा और ये हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स, बाकी कोई चेंजेस नहीं आएगा क्वेश्चन में। एक बार फिर से, लोअर लिमिट ए है, अपर लिमिट बी है, मैंने लिमिट्स को चेंज कराया, यानी कि अपर को लोअर बना दिया और लोअर लिमिट को ए को अपर बना दिया, तो बाहर एक माइनस साइन लगा दीजिएगा, बस केवल क्वेश्चन आपका रिफ्रेम हो जाएगा, कोई चेंजेस नहीं करना है। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी है। फिर आगे देखिए तीसरी प्रॉपर्टी क्या है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, हम लोग को ये बात पता है कि देखिए एक होती है लोअर लिमिट, एक होती है अपर लिमिट, दोनों डिस्टिंक्ट होती है, दोनों अलग अलग होती है। क्योंकि दोनों अलग अलग होगी तभी आप एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों कोलैप्स कर जाए, दोनों कोइंसाइड कर जाए, यानी कि लोअर लिमिट भी ए है और अपर लिमिट भी ए है और क्वेश्चन है एफ एक्स डी एक्स, तो देखिए अगर दोनों ही लिमिट कोइंसाइड कर गई तो क्या कोई एरिया बन पाएगा। देखिए एग्जांपल के तौर पे मैंने लास्ट टाइम ऐसे कुछ फिगर बनाया भी था, एक बार यहाँ पे लोअर लिमिट ए, यहाँ पे अपर लिमिट बी दिखाया था, और ये शेडेड पोर्शन मैंने एरिया करके दिखाया था कि एफ एक्स डी एक्स का जो एरिया आएगा वो ए टू बी के बीच में आएगा, दिस वन, ये शेडेड पोर्शन है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि दोनों लिमिट्स को मैं कोइंसाइड करा दे रहा हूं, ए और बी दोनों को कोइंसाइड करा दे रहा हूं, यानी कि ओवरलैप करा दो, तो ये बी अप्रोचेस टूवर्ड्स ए, यानी कि दोनों कोइंसाइड कर जाएंगे, उस केस में कोई एरिया नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों कोइंसाइड करने लिमिट के बाद कोई एरिया फॉर्म नहीं हो पा रहा है। इसलिए अगर दोनों लिमिट सेम है तो इसका एरिया का आंसर डायरेक्ट 0 आएगा। इसको याद रखिएगा, दोनों लिमिट सेम है अपर एंड लोअर, तो एरिया का आंसर आपका 0 आएगा एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, चौथी में बात करूं प्रॉपर्टी की। चौथी प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके से, देखिए क्या है प्रॉपर्टी आपकी, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, इफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, if a to b f x dx is a integration and there exist, ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि उल्टा ई जो साइन होता है वो there exist का होता है। there exist c belongs to a to b, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि c a और b के बीच में है। मैं क्वेश्चन को बताना कुछ ऐसा जा रहा हूं कि अगर एक इंटीग्रेशन दिया हुआ है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स और कोई पॉइंट सी है, कोई एक कांस्टेंट पॉइंट सी है ए टू बी के बीच में, यानी कि ए से बी के बीच में, यानी कि ऐसा कुछ, ऐसा यहां पे ए है, यहां पे बी है, और यहां कोई पॉइंट आपको सी ए और बी के बीच के इंटरवल में कहीं भी लाई कर रहा है, हो सकता है बीच में, हो सकता है कहीं भी इधर, लेकिन ए और बी के बीच इंटरवल में ही लाई करता है, लाइक दिस। तो आप इस इंटीग्रेशन को क्या लिख सकते हो, दिस इंटीग्रेशन, देखिए इसको मैं अलग कर रहा हूं, दिस इंटीग्रेशन कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। यानी कि कहना ये चाह रहा हूं कि अगर सी कोई पॉइंट है ए और बी के बीच में, तो एक बार आप ए से लेकर सी तक के बीच का एरिया निकालिएगा, यानी कि दिस मच, इस वाले फिगर में ए से लेकर सी तक के बीच का एरिया निकालिएगा, उसके बाद सी से लेकर बी तक के बीच का एरिया निकालिएगा, दिस वन, और दोनों को जब आप ऐड कर देते हो तो ऐड करने के बाद आपको ए से लेकर बी तक के बीच का एरिया मिल जाता है। तो एक बार फिर से क्वेश्चन दिया ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, कोई पॉइंट सी है जो इंटरवल ए टू बी के बीच में कहीं लाई कर रहा है, तो आप ए से लेकर सी तक का एरिया अलग निकाल दो, सी से लेकर बी तक का एरिया अलग निकाल दो, लाइक दिस इंटीग्रेशन, उसके बाद दोनों को ऐड कर दीजिए, आंसर में कोई चेंजेस नहीं आने वाला है। तो ये आपकी देखिए चौथी प्रॉपर्टी थी, 4 प्रॉपर्टीज आपकी हो चुकी है। आगे की तरफ मूव करते हैं, देखिए कैसे, देखिए प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5, ठीक है, क्या प्रॉपर्टी है देखिएगा ध्यान से, ठीक है। प्रॉपर्टी आपको दिया हुआ है, इंटीग्रेशन अगर दिया हुआ है ए टू बी
एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। इंटीग्रेशन दिया हुआ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो दिस इंटीग्रेशन कैन ऑल्सो बी रिटन एज इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, इंटीग्रेशन दिया हुआ है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो दिस इंटीग्रेशन कैन बी रिटन एज सम ऑफ लोअर अपर लिमिट माइनस एक्स डी एक्स, दिस इंटीग्रेशन कैन बी रिटन लाइक दिस। आपको एक और खास बात बताना चाहता हूं, देखिए ध्यान से, बस एक मिनट। हाँ, एक खास बात बताना चाहता हूं कि ये जो प्रॉपर्टी है, इस वाली प्रॉपर्टी को वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के तरीके से टिक कर लीजिएगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी बहुत जगह यूज होती है, मेजॉरिटी में देखा जाए क्वेश्चंस में, जो भी क्वेश्चंस बोर्ड के एग्जाम में आते हैं यही वाली प्रॉपर्टी यूज होती है, तो इस वाली प्रॉपर्टी को आप वेरी इंपॉर्टेंट मान के टिक कर लीजिए। फिर से रिपीट, एफ एक्स डी एक्स दिया है, दोनों को जोड़ के माइनस एक्स कर दीजिए, डीएक्स कर दीजिए, इंटीग्रेशन में कोई चेंजेस नहीं आने वाला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं, देखिए प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है, देखिएगा ध्यान से। प्रॉपर्टी दिया हुआ है, अगर कोई क्वेश्चन है 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स, 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, ये दिया हुआ है, तो दिस कैन बी रिटन एज ट्वाइस ऑफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स। कब? इसके लिए भी एक कंडीशन है, क्या कंडीशन है? इफ 2a माइनस एक्स, इफ, एक मिनट देखिएगा, इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर एफ एक्स आना चाहिए, ठीक है। एक बार फिर से, 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स, कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, आप 2 को आगे बढ़ा दोगे, 0 to a कर दोगे एफ एक्स डी एक्स, तब जब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स हो तो ही आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। एफ ऑफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स हो तभी आप ऐसा कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते हो, देखेगा, ठीक है। दूसरी बात कि ये तो आपका एक दिया हुआ है, इसको आप एक चीज और लिख सकते हो, 0 to एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। क्या लिख सकते हो? देखिए, ये चीज आपका 0 भी हो सकता है, कब हो सकता है? इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर माइनस ऑफ एफ एक्स आ जाए, यानी कि इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, दिस वन माइनस ऑफ एफ एक्स, ठीक है। एफ ऑफ 2a माइनस एक्स अगर माइनस ऑफ एफ एक्स आ गया, यानी क्वेश्चन दिया हुआ है 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स, दिस वन, ठीक है। आपने 0 to 2a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाली प्रॉपर्टी कुछ इससे मैच कर रही है, ठीक है। कैसे कर सकते हो, जस्टिफाई कैसे करोगे? दोनों लिमिट अपर लिमिट को जोड़ के माइनस एक्स किया, अगर माइनस एफ एक्स आ गया तो आंसर आ जाएगा आपका 0, ठीक है। अपर लोअर दोनों को जोड़ के माइनस एक्स, यही चीज यहां पे भी मैंने किया है, अगर माइनस एफ एक्स आ जाए तो आंसर आ जाएगा आपका 0, लेकिन अगर दोनों को जोड़ के माइनस एक्स कर रहे एफ एक्स आ रहा है तो ये 2 आपका आगे आ जाएगा, 0 to a एफ एक्स डीएक्स आप कर लोगे। अब इस जितनी प्रॉपर्टीज है, सारी प्रॉपर्टीज के लिए आपको एक एग्जांपल, जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है उसके लिए एक एग्जांपल आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहां पे कुछ इस तरीके से 2 आगे आ जाएगा अगर 2a माइनस एक्स एफ एक्स है, 0 हो जाएगा अगर 2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स आ गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं, लास्ट टाइम ये भी प्रॉपर्टी आपकी जो अभी आपने लिखा है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, लास्ट की प्रॉपर्टी जो भी आ रही है वो आपकी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में आ रही है, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी देखते हैं, देखिए कैसे। ठीक है, देखिए प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या है, देखिएगा। मैंने आपसे कहा अगर क्वेश्चन आपको कुछ इस टाइप से दिया हो, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, यानी कि लोअर लिमिट माइनस में, अपर लिमिट प्लस में, न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों भी सेम है, एफ एक्स डी एक्स दिया हुआ है, तो दिस कैन बी रिटन एज ट्वाइस ऑफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। एक बार फिर से, अगर माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स दिया हुआ है तो इसको 2 बार करके 0 to a एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हो, केवल एक केस में, इफ, ये चीज केवल एक ही केस में पॉसिबल है, इफ फंक्शन इज इवन, एफ एक्स इज इक्वल टू इवन फंक्शन।
अगर इवन फंक्शन होगा, दिस वन अगर इवन फंक्शन होगा तो ही आप ऐसा कर सकते हैं 0 to एफ एक्स डी एक्स। अदरवाइज अगर -a to a एफ एक्स डी एक्स दिया है तो ये आपका जीरो भी हो सकता है, ठीक है, जीरो हो सकता है। किस केस में? इफ एफ एक्स इज ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन मैंने इवन ऑड दोनों के बारे में बताया है आपको। अगर एफ एक्स आपका इवन फंक्शन है तो आप 2 आगे करके 0 to एफ एक्स डी एक्स कर सकते हो। अगर ऑड फंक्शन है तो आंसर 0 आएगा। इवन फंक्शन ऑड फंक्शन दोनों के बारे में मैंने आपको डीप स्टडी करा दी है, ठीक है। तो इतनी सारी प्रॉपर्टीज थी, जिसमें लास्ट की आपकी 3 प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ये वाली, एक दिस वन सेकंड लास्ट एंड दिस थर्ड लास्ट, ठीक है। तो ये 3 प्रॉपर्टी आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इन प्रॉपर्टी पे मैं कुछ एग्जांपल देके आपको समझाने की कोशिश करता हूं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा कैसे प्रॉपर्टी मैं यूज करता हूं। देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल दिस, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 मैंने कुछ इस तरीके से लिखा है। क्या लिखा हुआ है? जैसे 0 to 2 पाई, 0 to 2 पाई, ठीक है, साइन एक्स dx। दूसरा है आपका क्वेश्चन इसी में 0 to 2 पाई cos x dx। तीसरा क्वेश्चन है आपका -π/2 से π/2 sin x dx। और चौथा क्वेश्चन है -π/2 से +π/2 तक cos x dx। ये आपके 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। चारों क्वेश्चन को बताने से पहले मैं कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो कि ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन है क्या है, देखिए मैं वो बता देता हूं। लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया हुआ था इस बारे में कि अगर sin x की बात करूं, यहाँ पे इंटीग्रेशन sin x dx दिया हुआ है, तो आपको क्वेश्चन थ्योरेटिकली तो आप लगा लोगे इजिली, कोई दिक्कत नहीं है, बट क्वेश्चन को थोड़ा सा ग्राफिकली अप्रोच से भी देखना पड़ेगा। देखिए कैसे, अगर यहाँ पे क्वेश्चन आपको sin x के बारे में दिया है तो sin x का आपको ग्राफ पता है, कुछ ऐसा होता है, ठीक है, ठीक है। sin x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, यानी कि ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है, यहाँ पे आपका π/2 था, यहाँ पे आपका 3π/2 था, एंड सो ऑन, ठीक है, एंड सो ऑन। ये क्वेश्चन दिया। मैंने आपको लास्ट टाइम ये भी बताया था कि एक जो ये लोब होता है, दिस वन जो मैंने शेडेड पोर्शन लगाया हुआ है, ये आपको इसका नाम होता है लोब। ये एक लोब है, एक लोब की वैल्यू जो आती है वो आपकी 2 के बराबर आती है, ठीक है। तो मैंने ये बात बता रखा है, इन सब बातों को याद रखिएगा, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जिसका डायरेक्ट रिजल्ट आपको डायरेक्ट आंसर पता होगा, सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए इसको आप एक लोब के बराबर, यानी कि वैल्यू इसकी 2 है, ये आप बोलते हो। एक बात ध्यान देने वाली है, कभी भी ऐसा अगर आप फिगर ड्रॉ करते हो, साइन एक्स का ग्राफ हो या कॉस एक्स का या किसी भी फंक्शन का ग्राफ हो, तो जो आपको एक्स एक्सेस, ये आपका एक्स एक्सेस दिया हुआ है, ठीक है। जो एक्स एक्सेस के ऊपर की बात अगर मैं करूं, एक्स एक्सेस के ऊपर का जो भी ग्राफ है, एक्स एक्सेस के ऊपर का जो भी ग्राफ है, उस ग्राफ के थ्रू जो एरिया मिलेगा वो आप पॉजिटिव ले लीजिएगा, ठीक है। एक्स एक्सेस दिस वन, एक्स एक्सेस के ऊपर का जो भी ग्राफ है, इतना पार्ट है एक्स एक्सेस के ऊपर का, ये आप पॉजिटिव लीजिएगा जो भी एरिया आएगा। यानी कि अगर मैं बात करूं ऊपर के एरिया की, तो ऊपर का एरिया का आंसर आएगा +2। ऊपर का एरिया आपका आएगा +2 यूनिट, ठीक है। और एक्स एक्सेस से जो नीचे का पोर्शन है, नीचे का पोर्शन यानी कि ये लोब आपका एक्स एक्सेस से नीचे का पोर्शन है, तो ये जो भी एरिया आएगा, इस एरिया को आपको नेगेटिव साइन के साथ लेना है, नेगेटिव साइन के साथ लेना। आप सोच रहे होगे कि एरिया तो कभी नेगेटिव नहीं होता, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, एरिया कैसे हो गया? एरिया डेफिनेटली कभी नेगेटिव नहीं होता, बट ये साइन कन्वेंशन है केवल एक, क्या कि ऊपर एक्स एक्सेस से जो भी एरिया का आंसर आएगा डेफिनेटली वो पॉजिटिव होगा प्लस साइन के साथ, और नीचे जो भी एरिया आएगा डेफिनेटली वो भी पॉजिटिव एरिया होगा, बट वो माइनस साइन के साथ एरिया लिया जाएगा। यानी कि इस वाली लोब की अगर मैं बात करूं तो इसका आंसर आएगा -2 यूनिट।
अब आपसे एक प्रश्न है, अगर मैं आपसे बोल ही रहा हूं क्वेश्चन में कि 0 से 2 पाई तक एरिया आपको निकालना है, 0 से 2 पाई तक आपको साइन एक्स डीएक्स का एरिया निकालना है, तो ग्राफ कुछ यही होगा, दिस वन 0 से 2 पाई तक साइन एक्स का ग्राफ। और 0 से 2 पाई तक एरिया निकालने का मतलब कि ये वाला लोब और प्लस ये वाले लोब का एरिया। तो अगर बाय ग्राफिकल अप्रोच देख रहे हैं, इस वाले लोब का जो एरिया है +2 यूनिट, इस वाले लोब का एरिया है -2 यूनिट। तो अगर टोटल एरिया की अगर मैं बात करूं, टोटल एरिया की अगर मैं बात करूं, तो आपका टोटल एरिया +2 -2 यानी कि कट गया दोनों, आंसर आ गया 0। तो एक चीज देखिए ये भी क्लियर हुई कि ग्राफिकल अप्रोच से अगर देखा जाए तो टोटल एरिया 0 to पाई साइन एक्स डीएक्स 0 आ रहा है। ठीक है, क्लियर है, 0 आ रहा है। अब दूसरी बात ये कि वास्तव में 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है थ्योरेटिकल अप्रोच से, देखिए करते हैं, बहुत इजी है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है आपका माइनस कॉस एक्स, ठीक है। आपने माइनस बाहर रख दिया, 0 से 2 पाई तक लिमिट चढ़ा दी, माइनस बाहर आ गया, कॉस 2 पाई माइनस कॉस 0। इस वाले क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से करना जानते हैं, लोअर लिमिट को अपर लिमिट को चढ़ाया, लोअर लिमिट को चढ़ाया। कॉस 2 पाई की अगर मैं बात करूं, कॉस 2 पाई का आंसर आता है, कॉस 360 डिग्री की वैल्यू थी 1, माइनस कॉस 0 की वैल्यू थी 1, 1 माइनस 1 आंसर आ गया 0। तो यहां से थ्योरेटिकल अप्रोच से अगर आप देख पा रहे हो तो भी 0 2 पाई साइन एक्स डीएक्स का आंसर 0 आ रहा है। ग्राफिकल अप्रोच से अगर आप देख रहे हो 0 से 2 पाई के बीच में अपर लोब की वैल्यू +2, लोअर लोब की वैल्यू -2, दोनों का सम 0। तो ग्राफिकल अप्रोच से भी देखिए आप देख पा रहे हो कि आंसर 0 आ रहा है, थ्योरेटिकल अप्रोच से भी 0 आ रहा है। ठीक है, तो आपको थ्योरेटिकल के साथ साथ ग्राफिकल अप्रोच पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी डायरेक्ट आ जाएगा, तो डायरेक्ट क्वेश्चन में आपको आंसर दिमाग में माइंड में सेट होना चाहिए। एमसीक्यूज के लिए ज्यादा फायदेमंद है, आंसर डायरेक्ट आप 0 लिख सकते हो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग कुछ ग्राफिकल अप्रोच से कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है आपका 0 से 2 पाई कॉस एक्स डीएक्स। देखिए क्या है, देखिए सेकंड वाले क्वेश्चन को देखने से पहले हम कुछ प्रॉपर्टी भी थोड़ी सी यूज कर लेते हैं कि यहां पे क्या प्रॉपर्टी के थ्रू भी कुछ हो सकता है, देखते हैं। देखिए क्या है, क्वेश्चन दिया था 0 2 पाई साइन एक्स डीएक्स, ठीक है। मैंने आपसे बोला था कि दिस कैन बी रिटन एज, ये 2 आपका आगे आ सकता है और आपका 0 टू पाई साइन एक्स डीएक्स हो सकता है। ये केवल एक केस में हो सकता है अगर फंक्शन आपका इवन है। देखते हैं साइन एक्स इवन फंक्शन है कि नहीं। पहली बार साइन एक्स इवन फंक्शन नहीं है, ठीक है, साइन एक्स इवन फंक्शन नहीं है। मैंने आपको लास्ट वाला जो बताया है प्रॉपर्टीज, उसमें यही बताया है कि अगर 0 से ए से या 2a तक वैल्यू दिया हुआ है, या फिर जो भी दिया हुआ है, जैसे दिखाया था ना 0 2a, सॉरी 0 to 2a दिया हुआ है, तो 2 आगे आ जाता है और फंक्शन 0 से a तक fx dx हो जाता है अगर fx इज इवन फंक्शन, ठीक है, अगर fx इज इवन फंक्शन। लेकिन sin x यहां पे इवन फंक्शन नहीं है, sin x तो ऑड फंक्शन है। और ये भी बताया है कि दिस मच जितना भी दिया हुआ है उसका आंसर 0 डायरेक्ट आ जाएगा, उसका आंसर 0 डायरेक्ट आ जाएगा अगर आपका गिवन फंक्शन ऑड फंक्शन है। तो देखा जाएगा ध्यान से, तो यहाँ पे तो भाई 0 2a जो भी है यहाँ पे अगर आप पुट करते हो तो 2 पाई माइनस एक्स, 2 पाई माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, ये आपको ऑड फंक्शन हो गया, ठीक है। तो साइन ऑफ 2 पाई माइनस एक्स माइनस साइन एक्स आ रहा है, उस हिसाब से देखा जाए तो आंसर आ सकता है 0। ये बिल्कुल वही वाली प्रॉपर्टी है कि 2 आगे आ जाता था अगर 2 पाई माइनस एक्स एफ एक्स आता था, ठीक है, ये था एफ एक्स, 2 पाई माइनस एक्स अगर आपका एफ एक्स आ रहा था, ठीक है। तो अगर एफ एक्स आ रहा था तो आप 2 आगे कर लेते थे, अगर माइनस एफ एक्स आ रहा था तो आंसर 0 आ रहा था 2 पाई माइनस एक्स से। तो हम 2 पाई माइनस एक्स यहां पे रख रहे हैं, माइनस मेरा साइन एक्स, क्योंकि चौथे क्वाड्रेंट में जाएगा, साइन 2 पाई माइनस एक्स माइनस साइन एक्स आएगा तो आंसर आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से भी आप क्वेश्चन कर सकते हो, क्वेश्चन करने के कई सारे तरीके हैं, ये प्रॉपर्टी के थ्रू भी क्वेश्चन हो सकता है। आगे देखिएगा सेकंड वाला क्वेश्चन 0 2 पाई cos x d। अब यहां पे ध्यान से देखिएगा, मैंने आपसे बोला था इस वाली प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए, अगर 0 2 पाई दिया है 2 आगे आ जाता है कब, अगर फंक्शन में 2 पाई माइनस एक्स, अपर लोअर दोनों लिमिट रखो, सम करो माइनस एक्स करो, cos 2 पाई माइनस एक्स। चूंकि cos 2 पाई माइनस एक्स की अगर बात करो, फोर्थ वाला क्वाड्रेंट आंसर आएगा प्लस में cos x, यानी कि f ऑफ 2 पाई माइनस एक्स एफ एक्स वापस आ गया। अब यहां पे डेफिनेटली 2 आगे आ जाएगा, डेफिनेटली 2 आगे आ जाएगा। क्वेश्चन हो जाएगा 0 से पाई, क्वेश्चन आपका हो जाएगा 0 से पाई, 0 से पाई, ठीक है, 0 से पाई और cos x dx। अब ध्यान से देखिएगा,
ठीक है, 2 आगे आ गया, 0 to पाई cos x dx, क्योंकि बाई 2 पाई माइनस cos x ही होता है। अब 0 से पाई cos x dx थ्योरेटिकल तरीके से निकालिए। ग्राफिकल तरीके से अगर आप करोगे तो ग्राफिकल तरीके से 0 से 2 पाई तक cos x dx का मतलब यही होता है भाई cos का ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, फिर यहां पे जाके ऐसे रुक जाएगा, तो ये प्लस ये माइनस ये, आंसर वो भी 0 आ जाएगा। तो अगर आप सॉल्व करोगे 0 से 2 पाई, मैं ग्राफिकल अप्रोच से सॉल्व कर रहा हूं, डेफिनेटली मेरा आंसर 0 आ रहा है। आप थ्योरेटिकल अप्रोच से cos x का होता है sin x, sin पाई की वैल्यू 0, sin 0 की वैल्यू 0, यानी कि तब भी आपका आंसर 0 आएगा। तो चाहे थ्योरेटिकल अप्रोच से आप देखने की कोशिश करो, दिस वन सॉल्व कर लीजिए इतने को, तब भी 0, ग्राफिकल अप्रोच से तब भी आंसर 0 ही आ रहा है। ठीक है, प्रॉपर्टी मैंने यहां पे यूज कर ली थी। दूसरा, माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 sin x dx, इस वाले के लिए जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहती है, नीचे माइनस दिया ऊपर प्लस दिया है, उसमें आपको इवन ऑड फंक्शन देखना पड़ता है। अगर इवन फंक्शन है तो cos x, तो आपका नीचे वाला जो क्वेश्चन है वो इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन में आप 2 आगे करके 0 से पाई बाई 2 cos x dx कर सकते हो, क्योंकि ये cos x आपका इवन फंक्शन है। ठीक है, इवन फंक्शन की वजह से 2 आगे कर लिया, 0 से पाई बाई 2 cos x dx कर लिया। ठीक है, लेकिन ये आपका ऑड फंक्शन है sin x, तो ऑड फंक्शन के लिए मैंने आपको बताया आंसर 0 आएगा, तो डायरेक्ट आंसर इसका 0 आ गया। इसको आप सॉल्व करना जानते हो, सॉल्व करके आप निकाल लोगे। अब ग्राफिकल अप्रोच की तरफ चलते हैं, देखिए क्या है क्वेश्चन। माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, अगर sin x की बात करूं तो यहां पे माइनस पाई बाई 2 ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा और ऊपर ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। ठीक है, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 इतना। तो आप देख पा रहे हो कि ये वाला ग्राफ आपका पॉजिटिव है, लोब इसकी वैल्यू 1 आएगी। ये वाला आपका शेडेड पोर्शन निगेटिव लोब है, इसकी वैल्यू -1 आएगी। तो +1 और -1 दोनों जुड़ के आंसर 0 आ रहा है, तो आंसर इसमें भी 0 आ जाएगा। ग्राफिकल अप्रोच से भी अगर देख लो आंसर 0 आ रहा है। इसकी अगर मैं बात करूं 0 to पाई बाई 2 cos x की, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, तो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 ग्राफ ये होता है, यहां माइनस पाई बाई 2 होता है, यहां प्लस पाई बाई 2 होता है। ठीक है, तो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 पूरा एक लोब बन गया। एक लोब बनने का मतलब होता है इसकी वैल्यू 2 हो गई, तो इसका आंसर डेफिनेटली 2 यूनिट आएगा। ठीक है, इसका आंसर 2 यूनिट डेफिनेटली आएगा। तो देखिए इधर से भी सॉल्व करके अगर आप देख लीजिए तो cos x का इंटीग्रेशन होता है आपका, ये 2 बाहर हो गया, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, ये आपका sin पाई बाई 2 हो गया, माइनस sin 0 आ गया, 2 बाहर पहले से था, ये 2 sin पाई बाई 2 की वैल्यू 1, तो 2 इंटू 1, sin 0 की वैल्यू 0, 2 इंटू 1 आंसर आ गया 2। ठीक है, तो थ्योरेटिकल अप्रोच से भी अगर आप देख रहे हो तो आंसर 2 आ रहा है, ग्राफिकल अप्रोच से देख रहे हो एक लोब की वैल्यू 2 है, आंसर 2 आ रहा है। तो देखिए जितनी प्रॉपर्टीज है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए क्वेश्चन हम लोग लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैंने अभी आपको जनरल क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस पे जनरल क्वेश्चन 2-4 कराए हैं अभी, और जो मेन क्वेश्चन है बोर्ड लेवल से उस क्वेश्चन को मैं बाद में कराऊंगा, यानी कि नेक्स्ट वाले क्लास में, नेक्स्ट वाले लेक्चर में। बात केवल इतनी है कि जितनी भी प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई है जो आपके एनसीईआरटी बुक्स में ऑलरेडी मेंशन्ड है, उन प्रॉपर्टीज को आप रट डालिए, लेकिन रटने के साथ साथ दिमाग में बैठाइए भी बाय यूजिंग ग्राफ। जिस तरीके से मैंने sin x का ग्राफ बनाया, cos x का ग्राफ बनाया, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, 0 to 2 पाई, तो आप भी ग्राफ बना के वैसे ही बिल्कुल चेक करिए। ठीक है, कि रियल में इसका एरिया यानी कि इंटीग्रेशन 0 आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, और उसकी प्रॉपर्टीज जो मैंने अभी कराई डेफिनेट इंटीग्रल की, वो मैच कर रही है कि नहीं कर रही है ग्राफ से। तो सारी चीजें पहले कॉन्सेप्ट बेस पे आप एक चीज देख लीजिए कि कॉन्सेप्ट पे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं डेफिनेट इंटीग्रल के, वो डेफिनेटली हम लोग नेक्स्ट वाले लेक्चर में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वाले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन जो भी इसके डाउट वाले वो नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करते हैं। ठीक है, थैंक यू वंस अगेन।